नमस्कार, मैं वरुण सखाजी। भारत की संसद ने एक बिल पास कर दिया है। इसके हिसाब से अब जिन भारत की संसद में और राज्यों की विधान सभाओं में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिल जाएगा। हालांकि इसको लेकर के 2 कंडीशंस रखी गई हैं। पहली कंडीशन ये है कि परिसीमन होगा भारत की तमाम लोकसभा और विधानसभा सीटों का, उसके बाद ये होगा। और परिसीमन तब होगा जब भारत की जनसंख्या यानी जनगणना हो जाएगी, क्योंकि 2021 में कोरोना के चलते जनगणना नहीं हो पाई थी। हर 10 वर्ष में होने वाली ये जनगणना अब प्रस्तावित है कि 2024 के इलेक्शन होते ही इमीडिएटली ये शुरू हो जाए। करीब 1 वर्ष का इसमें समय लगता है, तो इस अनुमान से कहा जा सकता है 2025-26 के बाद ही किसी तरह का कोई भी इसका इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा। लेकिन एक दूसरा हिस्सा ये है कि इसमें राजनीतिक दल जो हैं वो इसकी शुरुआत अभी करेंगे। जहाँ तक जो इस तरह से इसको जो सपोर्ट मिला है संसद के अंदर दोनों सदनों में, उस हिसाब से ये लगता है कि इसको अभी जो इस वर्ष जितने चुनाव हैं 2023 में और 24 में, तो डेफिनेटली सारे राजनीतिक दल ऐसा पॉस्चर देने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने सबसे ज़्यादा महिलाओं को फील्ड में उतारा है। तो हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के विशेष रूप से चुनावों में देखेंगे विधानसभाओं में कि इनमें दोनों ही दल, मुख्य रूप से कांग्रेस और भाजपा, कितने पैमाने पर महिलाओं को फील्डेड करते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोनों में मिलाकर 320 विधानसभा क्षेत्र हैं। इसके अलावा राजस्थान में भी इसको हम देखेंगे, वहाँ 200 विधानसभा क्षेत्र हैं। वहाँ पर भी कितने उम्मीदवार, महिला उम्मीदवार जो ये पार्टियां देती हैं। क्योंकि ये होड़ रहेगी, इसलिए ये होना एक संभावित सा ही है, फिर भी देखा जाएगा। अब हम इसके उस पक्ष की तरफ जाते हैं जिस पर थोड़ा सा किसी का ध्यान नहीं गया है। ये कहने में बहुत अच्छा लगता है और ये कहते हुए और देखते हुए, सुनते हुए कि हमारी माताओं को, बहनों को समुचित प्रतिनिधित्व मिलेगा भारत की संसद में भी, राज्यों की विधान सभाओं में भी। ये अच्छी ही बात है, ये खराब बात नहीं है। लेकिन जो भारत जिसके लिए जाना जाता है, जो भारत है, उस भारत में सब तरह के उदाहरण हैं। जैसे संसद में मोदी जी ने भी अपने भाषण में कहा, और साथ ही जो संसदीय कार्य मंत्री हैं मेघवाल जी ने भी इस पर, अपना अर्जुन राम जी ने भी इस पर कोट किया। सभी ने कहा कि वेदों से लेकर के ऋचाओं तक, उपनिषदों तक महिलाओं की भागीदारी बढ़ी रही है। बिल्कुल सच है, भारत इकलौता ऐसा दुनिया का देश है जहां महिलाओं का समानांतर सम्मान रहा है। समानांतर सम्मान, समानांतर अधिकार, समानांतर कर्तव्य और समानांतर शक्तियां, ये एक ऐसे शब्द हैं जो शब्द बड़े ताकतवर शब्द हैं। कुछ फेमिनिस्टों ने इन्हीं शब्दों को उठा करके अपने ढंग का समानांतरत्व लेकर आए हैं। ये सुनते, कहते, सोचते हुए हो सकता है किसी को इसमें आपत्ति दिखाई देती हो, परंतु सत्य ये जानना होगा कि जब भौतिक शक्ति की बात होती है, फिजिकल पावर की बात होती है, तो फिजिकल पावर में एक्सेप्शंस छोड़ दें तो पुरुष को नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से शक्तिशाली पौरुषे के साथ उसके शरीर में इस तरह की शक्ति प्रकृति ने दी है कि वो महिला की तुलना थोड़ा बलवान है। इसका अर्थ ये नहीं है कि महिला कमजोर है, क्योंकि हमने जो कुछ भी हमारा एकेडमिक है, भारत का एकेडमिक आफ्टर 1947 जो कुछ भी रहा है, उसमें तुलनाएं रही हैं। वो तुलनाएं हमेशा ही किसी एक को कमतर और किसी एक को ज्यादातर बताने की कोशिश होती है। तो इसलिए हमको ऐसा लगता है कि पुरुष को जब हम शक्तिशाली कहते हैं तो स्वतः ही महिला जो है निर्बल हो जाती है। परंतु ये अधूरा सच है। पूरा सच ये होता है कि कोई एक पक्ष अगर किसी दूसरी गुणवत्ता से परिपूर्ण है तो कोई दूसरा पक्ष किसी तीसरी गुणवत्ता से परिपूर्ण हो सकता है। समान गुणवत्ता उसमें हो ये आवश्यक नहीं है। एक फल मिर्च का होता है जिसमें मिर्च में तीखापन होता है, और एक फल टमाटर का होता है जिसमें हल्की मिठास, खटास और बहुत ही कम मात्रा में मिर्चपन भी होता है। और कुछ और भी ऐसे फल होते हैं
तो क्या हम इनमें तुलनाएं करने लग जाएं कि मिर्च अच्छा है या टमाटर अच्छा है? प्रकृति के दिए हुए हैं, वो प्रकृति ने इनका एक संतुलन बनाया है और मनुष्य की डाइट में इनको अलग अलग जगह पर महत्वपूर्ण बताया है। ऐसे ही स्त्री का जो हृदय है वो कोमल है। स्त्री स्वाभाविक रूप से एक निर्मल मन है, एक ऐसा मन है जिसमें अथाह विचार हैं, एक ऐसा मन है जिसमें अनंत खूबसूरतियां हैं, एक ऐसा मन है जिसके भीतर पुरुष जब घुसता है तो वो तमाम तरह के अपने शौर्य के बाद पैदा हुए उसके अंदर के अवसाद हैं, उन अवसादों को समाप्त कर सकता है। स्त्री एक बहुत विशाल विचार है, स्त्री एक फलक है पूरा का पूरा, और पुरुष भी एक अपने आप में एक ताप है और अपने आप में प्रताप है। तो ये दोनों का ही महत्व है, प्रकृति में दोनों कोई किसी से कम नहीं है। पर जब हम इस वाले सिस्टम में आते हैं जहां वोटों से सरकारें चुनी जाती हैं, जहां पर बहुत कमतर बुद्धि के लोग सरकारें चलाते हैं और सरकारों का निर्णय करते हैं और मनुष्यों से जुड़ी हुई गतिविधियों को संचालित करते हैं, तो वहां पर एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, एक इस तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं जहां पर हम बहुत ही एक नकली से दुनिया में हम बहुत ही अव्यावहारिक सी, यूटोपियन, बहुत काल्पनिक सी बातों को साकार करने की कोशिश करने लग जाते हैं। जो कभी कोई ऐसी तुलनाएं आ जाए, पृथ्वी चंद्र से दूर क्यों है, और ये अगर राजनीतिक मुद्दा बन जाए तो हो सकता है राजनीतिक दल इस पर भी अपने वादे करने लग जाएं, इस पर भी लॉज लेकर आने लग जाएं, और ऐसा कोई समय आए कि पृथ्वी से और ऐसी वैज्ञानिक शक्तियों को विकसित करने में अपनी शक्ति और अपना सामर्थ्य लगाएं कि वो चंद्र और पृथ्वी की दूरी को पाटेंगे। तो ये प्राकृतिक नहीं है, ये अप्राकृतिक है। हो सकता है विज्ञान इतना उन्नति कर जाए कि उस गैप को कम करने में सहायक हो जाए। तमाम सारे देश कोई G20 टाइप का एक कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाए या कोई और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाए और वो मून टू अर्थ की डिस्टेंस को कम करने के लिए वैज्ञानिक उपाय करें, और वो एक कार्य योजना बनाए कि 50 साल में चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी को इतने 1000 किलोमीटर कम कर देंगे, या कुछ भी। कब होगा ये? जबकि आप बौने लोग जो इस तरह के सिस्टम से जो निकलते हैं, वो बौने विचार के लोग निकलते हैं, वो व्यवहार के लोग नहीं निकलते हैं, वो सत्य को जानने समझने की शक्ति और सामर्थ्य रखते हुए भी उसकी उपेक्षा करते हैं। कारण ये है क्योंकि उनको इसी चीज़ों से आगे एक लोकप्रियता मिलती है। मैं इसको फिर अपने विषय पर वापस लेके आता हूँ। ये बताने के पीछे एक मकसद ये है कि आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि स्त्री है, उसके मातृत्व का सम्मान कीजिए, उसके जो भगनित्व का सम्मान कीजिए, उसके भार्यात्व का सम्मान कीजिए। उसको वो घर की केंद्रीय धुरी है। आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बेटी, क्या आप इनसे कभी दूर महसूस करते हैं? कतई नहीं करते। क्या आप सांसद बनने के बाद कभी ऐसा करते हैं कि अपनी बहन या अपनी माँ या अपनी बेटी के साथ दुर्व्यवहार करते हो? और जो दुर्व्यवहार करते हैं उनको सांसद बनने की भी जरूरत नहीं, वैसे भी करेंगे और बन जाएंगे तो भी करेंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन क्या संसद में प्रतिनिधित्व देकर के आपने एक बहुत बड़ा खतरा मोल नहीं ले लिया? वैसे तो ये बात बहुत कठिन है कहना, लेकिन आने वाले दिनों में ये बात समझ में आएगी। जो कुछ वर्ष जब बीत जाएंगे तो समझ में आएगा कि भारत का जो यूरोपाइजेशन हो रहा है, जो पश्चिमीकरण कहते हैं, या जो हम एक बहुत ही भद्दा फॉलोअरशिप जो चल रही है, वो गलत हो जाएगी। क्योंकि भारत संपूर्ण है, यहाँ शौर्य भी है, वीर भी है, भाव भी है, जज्बात भी हैं, और अच्छी अच्छी भावनाएं, दया भी है, करुणा भी है, और पाखंड, झूठ, अन्याय, फरेब सब वह भी है। लेकिन सबके लिए एक समुचित व्यवस्था बनाई गई है। एक परिवार यहाँ की बड़ी शक्ति है भारत की। इस तरह से अगर आप रिजर्व कोई सीट्स कर देते हैं, देखिए महिलाएं निकलें और हर क्षेत्र में काम करें, हर क्षेत्र में आगे बढ़ें, लेकिन जिस क्षेत्र में वो है वो कोई पीछे नहीं है। घर के अंदर घर का निर्माण करना, बच्चों का अच्छे संस्कारवान बच्चों को बनाना, उनको पैदा करना, उनकी अच्छी शिक्षा के लिए
पूरे प्रयास करना। क्या आपने कभी सोचा है कि जब सब लोग जिस घर में काम कर रहे होते हैं, तो जब वो शाम को सब आते हैं और घर में बैठते हैं, तो वो घर क्या रहता है? मुझे लगता है वो एक धर्मशाला, सराय रहती है, जहाँ छत है, दीवार है, सोफे हैं और सुरक्षित है। क्या भाव वैसे रहते हैं जिस घर में स्त्रियां सम्मान करने के लिए पुरुषों का घर पर रहती हैं, और पुरुष घर आकर के उन स्त्रियों से बात करते हैं, तो विचार करते हैं और सब तरह की बातें होती हैं, अच्छा भोजन बनता है, बच्चों के संस्कारों को बारे में सोचा जाता है, आगे की प्रगति उन्नति के बारे में सोचा जाता है, अपने धार्मिक कर्तव्यों के बारे में सोचा जाता है, आगे बढ़ने की बातें की जाती हैं। क्या समेकित वो नहीं है काम? क्या वो इंटीग्रेटेड विकल्प नहीं था? क्या वो एक अच्छा काम नहीं है? असल में संसद में प्रतिनिधित्व इस तरह से रिजर्वेशन के जरिए देना, जो भी आप इसको मानते हो, पर मैं ये मानता हूं कि कैसे भी किसी भी रूप में कहीं भी रिजर्वेशन ठीक नहीं है। रिजर्वेशन डिजर्वेशन को पीछे करता है, और डिजर्वेशन जो है, डिजर्वनेस जिसको कहते हैं, तो डिजर्वेशन जो है वो महत्वपूर्ण, रिजर्वेशन महत्वपूर्ण नहीं है। रिजर्वेशन से आप वैसाखियां देते हैं, दूसरी चीज आप वैक्यूम क्रिएट करेंगे। मैं SC ST समाज के लोगों को दिए गए रिजर्वेशन की कभी भी मुखालफत नहीं करता हूं, न कभी विरोध करता हूं, क्योंकि वो वक्त की आवश्यकता है। क्योंकि भारत का जो सामाजिक परिदृश्य था, जिसमें किसी जाति विशेष में किसी व्यक्ति को बांट करके उसकी उपेक्षा की गई है, तो उसमें उपेक्षा भेदभाव किया गया, तो वहाँ एक बात समझ में आती है कि समानांतर अधिकार देने के लिए या समानांतर जीने के अवसर देने के लिए, अवसर ज़्यादा अच्छा शब्द है, ये आरक्षण आवश्यक है अभी भी और आने वाले, जब तक ये और मुकम्मल नहीं हो तब तक। लेकिन अभी राजनीतिक हथियार है। अब आप एक हथियार और आपने थमा दिया मोदी जी, वो हथियार आपने थमा दिया महिला आरक्षण का। महिला को पुरुष से अलग करने की ये बहुत ही तकनीकी कोशिश की गई है, जो कोशिश सालों से अटक रही थी। इसको कभी थॉट प्रोसेस में लिया नहीं गया, और लिया भी गया है तो बहुत ही बौनी थॉट प्रोसेस में लिया है। एक व्यापक विचार क्षेत्र में इसको नहीं लाया गया है, जहां पर आप न्यूट्रली, अगर कोई भी इसके विरोध में बोलता है तो कोई भी मुंह उठाकर बोल देता है कि ये पुरुषवादी समाज के व्यक्ति हैं, ये अपने डोमिनेंस को खोते हुए देख रहे हैं, इसलिए हड़बड़ाए हुए। परंतु मैं ये बहुत स्पष्टता से कहना चाहता हूँ, मुझे इसको कोई एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता नहीं है। किसी स्त्री के रास्ते को रोकना सदा गलत है, लेकिन किसी एक स्त्री या पुरुष के उस रास्ते को रोकना बहुत जरूरी है जो रास्ता किसी मंजिल पर ना ले जाता हो, बर्बादी की ओर जाता हो। तो संसद में दिया गया 33% आरक्षण मूलतः भारत की बर्बादी की ओर उठा हुआ एक बड़ा कदम है, क्योंकि इससे परिवार टूट जाएंगे। इसके बाद तमाम जो महिलाएं हैं वो एक राजनीतिक क्षेत्र में बड़े स्तर पर उन्हें आना होगा, क्योंकि रिजर्व सीट है, पुरुष वहां नहीं हो सकते। और जब बड़े स्तर पर आएंगी तो एक स्पर्धा होगी, एक कुत्सित भाव आपस में उत्पन्न होंगे, परिवार पीछे जाएगा, पॉलिटिक्स आगे आएगी, जीत और हार आगे आएगी, और जो अनफेयर मीन्स या मीडियम्स राजनीति में अभी यूज किए जाते हैं पुरुषों के द्वारा, वो स्त्रियों के द्वारा भी होने लग जाएंगे। और आप सोचिए कितना सेंसिटिव वक्त आएगा, जब बहुत ही इनसेंसिटिव वक्त आएगा, जब आपकी संवेदनाएं मर चुकी होंगी। आज आप किसी स्त्री पर किसी तरह का भी भौतिक अत्याचार देखते हैं तो आपका दिल कांप उठता है, डर लगता है, चाहे वो आपका उससे कोई रिश्ता ना हो। ये पुरुष के अंदर की स्त्री के प्रति नैसर्गिक करुणा है। सब पुरुष सब स्त्रियों पर अत्याचार कर रहे हैं ऐसा नहीं है, किसी दुनिया के किसी कोने में नहीं है। न ऐसा कोई सिस्टम है जहां स्त्रियों पर अत्याचार करने की व्यवस्था बनाई गई हो। इसको सिर्फ आपने उसको उभारा, आप सिर्फ उस पॉइंट को पकड़ करके और उसको उभार करके बड़ी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करके दिखाते हैं, तो ऐसा दिखाई पड़ता है। लेकिन उसके अंदर के जो परिवार के भीतर के जो उसके अधिकार हैं स्त्री के, उन अधिकारों का हनन हो जाएगा, वो हरण हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, पूरा परिवार ध्वस्त हो जाएगा। और राजनीति में एक छोटे से विधानसभा क्षेत्र में 20,000 से अधिक
नेता होते हैं, 20,000 से अधिक नेता बोल रहा हूं, जिनमें अगर दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के पदाधिकारी ही जोड़ लें, ऑफिशियली पदाधिकारी ही जोड़ लें, तो एक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 300 टाइप्स के पद होते हैं, 300 पद। यानी अगर वहां 10 पार्टियां हैं तो 3,000 तो पद ही हो जाते हैं। मंडल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, सचिव, सेक्रेटरी, प्रकोष्ठ, ये वो फला ढिमका, जाने क्या क्या। इतने जब होंगे, क्योंकि अब अल्टीमेटली सबका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, उस विधानसभा क्षेत्र की टिकट लाना और विधायक का चुनाव लड़ना, चाहे वो किसी भी उसमें काम कर रहा हो, चाहे वो सरपंच ही क्यों ना हो, चाहे वो जनपद ही क्यों ना हो, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य क्यों ना हो, चाहे वो नगर पालिका का पार्षद ही क्यों ना हो, चाहे वो ग्राम पंचायत का पंच ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी एक बड़ी सोसाइटी का, रेसिडेंशियल सोसाइटी का सेक्रेटरी ही क्यों ना हो। सबके अरमान का जो ऑब्जेक्टिव जो होता है वो विधानसभा क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र के लोगों का। तो 20,000 नेता एक विधानसभा में होते हैं। जब वो रिजर्व होगी वो विधानसभा सीट और वहां महिला के लिए सीट होगी, तो वो 20,000 की जो संख्या है वो कौन होंगी? उनमें से 15,000 महिलाएं होंगी, 5,000 पुरुष पदाधिकारी होंगे। और वो इसलिए होंगे क्योंकि उनको ठीक है, हो सकता है कभी रिजर्व सीट अनरिजर्व होगी, किसी रोटेशन में तो हमारा नंबर आएगा, इसलिए वो बाकी भूमिकाएं निभाएंगे। स्त्रियां उसमें 15,000 होंगी। 15,000 स्त्रियों का सीधे तौर पर राजनीतिक क्षेत्र में आ जाना, ये सिर्फ 33% नहीं है। 15,000 स्त्रियां जब उस क्षेत्र में, एक विधानसभा क्षेत्र में जहां वोटर्स मैक्सिमम 2 पॉइंट समथिंग लाख होते हैं, 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख के बीच में होते हैं, यानी आबादी हम के उस मान में देखें तो 4 लाख की आबादी के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला एक क्षेत्र जिसमें 20,000 नेता होते हैं, उसमें 15,000 महिलाएं हैं। कितने परिवार टूटे? 15,000 परिवार जो है उपेक्षित हुए। 4 लाख की आबादी के, 4 लाख की आबादी का मतलब हो रहा है करीब 1 लाख परिवार। 1 लाख परिवार में से आपने 15,000 परिवारों से माएं निकाल ली, बहनें निकाल दी, बेटियां निकाल दी। तो जब मां निकली तो बच्चों का कोई संस्कार भी निकल गया। जब बहन निकली तो भाइयों का व्यवहार निकल गया। जब बेटी उसमें से निकली तो पिता माता का अस्तित्व खत्म हो गया। जब माता पिता का अस्तित्व खत्म हो गया, जब भाई का अस्तित्व खत्म हो गया, तो इसका मतलब यह हुआ समाज पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, विकृत हो गया। और किस रूप में हमारे सामने एक चुनौती आएगी कि हम आपस में एक बहन एक भाई एक दूसरे को एक नॉर्मल फिजिकल ऑब्जेक्टिव समझेंगे, इससे अधिक नहीं समझेंगे। बस सोशल प्रेशर जो रहेगा वो भी बहुत कम बचा है, किसी समय बहुत हुआ करता था, वो भी कम बचा है। सोशल प्रेशर रहेगा वो भी एक समय के बाद, उसके लिए कोई एक ऐसा कानून बहुत सारे हैं ही, मेरी मर्जी मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं, तो फिर बचेगा वो भी नहीं। तो बचेगा क्या? आप 4 लाख की आबादी में से 15,000 माओं को आपने वहां से खत्म किया, परिवारों को खत्म किया, और आप कहते हो कि आपने स्त्रियों को समानांतर प्रतिनिधित्व दे दिया। तो आपको क्या लग रहा है कि मैं इस प्रतिनिधित्व का विरोध कर रहा हूं? बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। ये होना चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन के जरिए नहीं, मोटिवेशन के जरिए। और फिर उसकी परिणति में जिस घर की महिला जब पॉलिटिशियन हो तो उस घर का पुरुष पॉलिटिशियन ना हो, वो घर पर अपने बाकी का काम करता हो, बच्चों को सारा संस्कार देने का काम करता हो। यद्यपि ये कठिन है, लेकिन पुरुष अपना काम नहीं छोड़ेगा, स्त्री अपना काम छोड़ती है। और किस बेवकूफी में छोड़ती है? इस बेवकूफी में जो पुरुष कर रहा है वही ग्लोरीफाई काम है, जो स्त्री कर रही है वो ग्लोरीफाई काम नहीं है। तो फिर भी वक्त है कि कुछ स्त्रियों में ऐसा भाव जो एकेडमिकली डाला गया था पिछले 50-70 साल में, वो कुछ कम हो रहा है। कि जैसे स्त्री हो, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। अरे लड़ने की जरूरत क्या है? क्या लड़ाई ही सब कुछ है? किस चीज से लड़ाई है? अगर कुछ युद्ध है तो अपने भीतर का युद्ध है, कुछ युद्ध है तो अपनी अपनत्व का युद्ध है। ये लड़ना भड़ना क्या है? लड़की हूं, लड़के से लड़ेंगी, किससे लड़ोगी? और लड़के हो तो लड़की से लड़ो, किससे लड़ोगे? ये हम किस तरह का कंपैरेटिव्स खड़ा करते हैं हर जगह। इन कंपैरेटिव्स की आवश्यकता क्या है? हो सकता है या आइडियोलॉजिकली आपको सिर्फ एक खोखली विचारधारा लगती हो, लेकिन सत्य यही है, व्यवहार यही है
कि स्त्री पुरुष दोनों मिलकर के एक समाज की स्थापना करते हैं, स्त्री पुरुष दोनों मिलकर एक परिवार की स्थापना करते हैं, स्त्री पुरुष मिलकर के एक व्यवस्था की स्थापना करते हैं। मिलकर बोल रहा हूं, मिलकर का मतलब समझिए आप। मिलकर का मतलब ये नहीं है कि पुरुष अगर खेत में हल जोतता है तो स्त्री भी खेत में जाके हल जोतेगी, तभी वो उसमें समानांतर शक्तिशाली होगी। नहीं, जब पुरुष खेत में हल जोतता है तो स्त्री घर पर उसके लिए भोजन तैयार करती है, उससे पैदा होने वाले बच्चों के संस्कार के लिए, उनके विचार के लिए शिक्षा का दायित्व निभाती है, परिवार में एक सुमति का माहौल वातावरण बनाती है। तो वो काम नहीं है खेत में जाकर के जो परिश्रम है वही काम है क्या? ऐसे ही अभी एक पुरुष संसद में जाकर लॉज बनाता है, अगर उस पुरुष की स्त्री घर में बैठ करके घर के लॉज बनाती है, बच्चों को अच्छे संस्कार देती है, नियमन करती है कैसे समाज चलेगा, किन किन संस्कृतियों को हमको ध्यान रखना होगा, तो वो काम नहीं है। लेकिन वो काम है, ये पुरुषों के द्वारा रचा गया है एक षड्यंत्र है, अघोषित तौर पर एक ऐसा षड्यंत्र कि जो हम करते हैं वही असल में काम है, जो हम करते हैं वही असल में सशक्तिकरण है, जो हम करते हैं वही असल में मुख्य धारा है, बाकी सब तो सपोर्टिंग एलिमेंट है। तो सपोर्टिंग एलिमेंट जो है वो मेन कोर एलिमेंट बने। भाई सपोर्टिंग एलिमेंट और कोर एलिमेंट क्या होता है? क्या आप अपने शरीर को ढकने के लिए 3 वस्त्र 4 वस्त्र धारण करते हैं, शर्ट पैंट इनरवियर्स, तो इनमें से कोई भी क्या कम महत्वपूर्ण है? पैंट सोचने लगे नहीं मैं नीचे क्यों पहना जाऊंगा, मैं तो ऊपर पहना जाऊंगा। शर्ट सोचने लगे मैं ऊपर क्यों पहनी जाऊंगी, मैं तो नीचे पहनी जाऊंगी। या शर्ट इतराने लग जाए नहीं मैं ही श्रेष्ठ हूं क्योंकि मैं ऊपर पहनी जाती हूं। पैंट इस हीनता में मर जाए कि मैं तो हीन हूं, मैं तो दीन हूं क्योंकि मैं नीचे पहना जाता हूं। तो ये क्या मूर्खताएं नहीं है हमारी? क्या ये कोई व्यवहारिकताएं हैं हमारी? और ऐसा सीना चोरी की जा रही, इतना उस पर 56 इंच की छाती फुलाई जा रही है कि हमने स्त्रियों को आगे बढ़ाया। किन स्त्रियों को आगे बढ़ाया? कैसे बढ़ाया आपने किसी को आगे बढ़ा के बहुत बड़ी उसमें बड़े स्तर पर आपने किसी को पीछे भी कर दिया है। ऐसे जो खोखले विचार है ये लेफ्टिज्म से आए हुए विचार है। स्त्रियां अगर 500 नहीं होंगी संसद के अंदर, 500 की 250 नहीं होंगी तो क्या हो जाएगा? या पुरुष 250 से कम नहीं होंगे, ज्यादा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? या स्त्रियों का क्या प्रतिनिधित्व अभी नहीं हो रहा था? किन स्त्रियों ने विशाखा गाइडलाइन को अप्लाई करवाया? किन स्त्रियों ने निर्भया के बाद के स्त्री सांसदों ने निर्भया के बाद के लॉज को एनफोर्स कराया है? कितने सारे लॉज हैं भारत के अंदर जो महिलाओं को सुरक्षा देते हैं, भारत या दुनिया के अंदर। क्या वो सारी स्त्रियों ने पास करवाए हैं? क्या वो जब भी बात पे बात हुई है, जब वो स्त्रियां संसद पहुंची? बात तो पहले से हो रही थी। और माहौल में अगर मान लीजिए इसको हम ये कहते हैं कि स्त्रियां पीछे हैं आगे, अगर इसी को हम आगड़ापन कहते हैं तो होता है ना, हुआ है ना। राजा भी बनी है रानियां, महिलाएं राजा भी बनी है, प्रकांड विद्वान भी बनी है, खिलाड़ी भी है, सब कुछ। लेकिन सबके सबको बनना जरूरी है क्या? आप जब कोई व्यवस्था बनाते हो, जब आप रिजर्वेशन जैसी कोई व्यवस्था देते हो तो इसका अर्थ होता है सबके सबको बना दो। कल आप खेल में भी ऐसे रिजर्वेशन से लेके आओगे। नहीं, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, उनमें से 4 महिला होंगे, 4 महिला होंगे, 7 पुरुष होंगे। फिर आप एक ट्रांसजेंडर भी लेके आएंगे, फिर आप उसमें और एक दिव्यांग भी लेके आएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि ट्रांसजेंडर, महिला, दिव्यांग इनके प्रति किसी की करुणा कम है या ज्यादा है। भाई ये व्यवहार है। क्रिकेट टीम का पुरुष क्रिकेट टीम है पूरी, एक स्त्री क्रिकेट टीम और बना लीजिए, है वो होती है, ठीक है। उसको उसकी अपनी चैंपियनशिप्स कराइए, इनकी अपनी चैंपियनशिप्स कराइए, क्या दिक्कत है उसमें? ये खेल जैसे जिस खेल मतलब नौजवानों के लोग होते, जहां बौद्धिक काम बहुत नहीं है, अपने नियम बनाए और मस्ती करने लगे, वहां तक इतनी समझदारी है, व्यवहार है। और यहाँ संसद में बैठे हुए विद्वान लोग, यहाँ संसद में विधानसभा में बैठे हुए इतने मूर्धन्य लोग इतनी मूर्खताओं में फंसेंगे। रिजर्वेशंस क्यों? मैं तो कहता हूं पूरे भारत की स्त्रियों को इसकी खिलाफत करनी चाहिए, बताना चाहिए देश को कि इस तरह से हम रिजर्वेशंस के मोहताज नहीं हैं। और हमको रिजर्वेशन क्यों चाहिए? अपने काम को, अपने प्रोफेशन को गौरव कीजिए। आप स्त्रियां अपने खुद के प्रोफेशन को
एक बार तो एडमायर कीजिए, यस मैं जो रोटी बनाती हूं उससे एक पुरुष का शरीर चलता है, उसको पोषण मिलता है। अगर मैं रोटी वैसी ना बनाऊं तुम जी ना पाओ, ये आपका गौरव है। लेकिन रोटी बनाना, रोटी पानी चूल्हा चौकी एक ऐसा जुमला बना दिया जिसको आप स्वयं ने गौरव खत्म किया है, अपने काम के महत्व को खत्म किया है। आपने खुद उसको हीनता से एकेडमिकल जो भरा गया ना, हमारे यहाँ ऐसे पाठ पढ़ाए जाते थे कि कोई सफलता की कहानी है तो वो यही है कि वो चूल्हा चौकी छोड़ करके बहुत बड़ी कोई मास्टरन बन गई, चूल्हा चौकी छोड़ करके वो ऑफिसर बन गई। छोड़ करके, अरे भाई छोड़ कर क्यों? वही तो समस्या है, वही तो समस्या है। साथ में क्यों नहीं? अगर कोई स्त्री, मैं कहता हूं क्या स्त्री अपने परिधान को ही बदल देती है पुरुष बनने के लिए? क्या वो कलेक्टर बनने के बाद पुरुष की तरह पैंट शर्ट सी पहनी रहेगी, कभी अपनी साड़ी ना पहने? क्यों? साड़ी पहनेगी तो वो स्त्री बन जाएगी, पैंट शर्ट पहनेगी तो ही वो मुख्य धारा की कलेक्टर रहेगी, वो तो ही वो महत्वपूर्ण महिला रहेगी। व्हाट द हेल, क्या सोच है हमारी? किस तरह से हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं? कितनी हीनताएं हमारे अंदर भरी हुई हैं। ये हीनताएं सिर्फ स्त्री पुरुष में नहीं भरी, सारे सेगमेंट्स में, सारे वर्गों में भरी गई है और बहुत ही कुत्सित ढंग से भरी गई है। भारत को यूरोप बनाने के लिए भरी गई है, जहां कोई रिश्ते नाते द्वार बार घर परिवार कोई कुछ अस्तित्व नहीं है। आज किसी से शादी है, कल किसी और से शादी होगी, परसों किसी और से समझौता होगा, कोई किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशंस में है, कोई किसी के साथ कहीं चल रहा है, किसी के एक्सटर्नल अफेयर्स चल रहे हैं, कोई परिवार नहीं है, बच्चा अलग गांजा पी रहा है, माता पिता अलग अपने नशे में है, सब अपना अपना अलग अलग कर रहे हैं और प्रगति बहुत हो रही, प्रगति हो रही नो डाउट। लेकिन कौन सी प्रगति हो रही? मशीनों की, भौतिक चीजों की। क्या वहां परिवार है? क्या वहां पटाखे हैं, दिवाली है, होली है, ईद है, आनंद है? क्या वहां परिवार जैसा कोई ऐसी चीजें हैं जिनमें आप सोचेंगे नहीं अब सारा आनंद से भर जाने वाला माहौल है? सब नकली है, हर चीज नकली सी लगती है। आत्मिक आनंद, मनस चेतना, उस महाचेतना को आप खो रहे हो जो आपके ऋषियों मुनियों ने हजारों हजार वर्षों में बनाई, हजारों लाखों वर्षों से आपके भारत में चल रही है, आप उसको खो रहे हैं। ये स्त्री पुरुष का विमर्श नहीं है, ये पूरे भारत का विमर्श है। ये आरक्षण जो आया है महिलाओं को, ये अगले 50 साल में भारत से परिवार नाम की संस्था खत्म करने के लिए लाया गया है, स्त्रियों को खत्म करने के लिए लाया गया है। स्त्री पूरी तरह से बाहर निकाल करके उसको एक पुरुष नुमा स्त्री बनाने का प्रयास करने के लिए लाया गया है। आप देखिएगा बहुत नॉर्मल बात होगी आज से 5 साल बाद, अभी भी बहुत नॉर्मल है कुछ सोसाइटीज में कि स्त्रियों को मुंह से बिल्कुल पुरुषों के समान गालियां निकला करेंगी और वो स्वीकार्य होंगे, अभी भी निकलती है, पर अभी बहुत ही सेक्टोरियल है, बहुत मिनिमाइज है, वो मैक्सिमाइज हो जाएंगी, जनरलाइज हो जाएंगी। आप देखिएगा फिर कैसा समाज होगा जब आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आपकी माँ उस तरह की भाषा में बात करे। तो क्या हम इसको समानता मानते हैं? क्या हम इस कोड को नहीं ढो रहे होंगे आगे चल करके? तो पुरुष को पुरुष की तरह रहने दीजिए, स्त्री को स्त्री की तरह रहने दीजिए, कंपैरेटिव्स खड़ा मत कीजिए। ये कोई शक्ति बंधन नहीं हुआ मोदी जी, ये शक्ति बंधन नहीं किया है आपने शक्ति बंधन कर दिया है, बांध दिया है शक्ति को। जो शक्ति समाज को प्रकाशित करती, पुंज बनती, दीप बनती, उस शक्ति को आपने बुझा दिया है, उस शक्ति को आपने यहाँ कोयला बना दिया है। आपने संसद में रिजर्वेशन देकर के वो सारे रास्ते खोल दिए हैं जिससे स्त्री अपने परिवार को छोड़ दे, पुरुष भी सब अपने परिवार को छोड़कर, तोड़कर, मरोड़कर, फेंक कर, पीछे छोड़कर, भारत को तोड़कर आगे बढ़े। आप तो भारत को जोड़ने की बात करते हो, आप तो भारत के बड़े पुरोधा हैं मोदी जी, लेकिन आपका ये निर्णय बहुत ही राजनीतिक है और हम बहुत सारे ऐसे बेवकूफ लोग हैं भारत के अंदर वोटर के रूप में जो इसको बहुत अच्छा स्टेप मानकर मोदी जी की वाहवाही करते हुए उनको फिर जिताएंगे और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, वो राजनीतिक जो भी होना होगा, लेकिन आपने एक सामाजिक रूप से जो बो दिया है ना, ये जैसे जवाहरलाल नेहरू ने 50-60 साल पहले जो हीनता बोई थी भारत के अंदर, जिसका परिणाम स्त्री पुरुष का वो कंपैरेटिव हो गया है, जिसका परिणाम गांव और शहर का कंपैरेटिव हो गया है, जिसका परिणाम ऊंची और नीची जातियों का हो गया है, जिसका परिणाम अगड़े और पिछड़ा हो गया है, वैसे ही
अगले 25 साल बाद मोदी जी आपको इस बात के लिए लोग जो है बहुत बुरी तरह से याद करेंगे, खराब रूप में याद करेंगे कि आपने स्त्री पुरुष को अलग अलग कर दिया और आपने परिवारों को भारत के खत्म कर दिया। अगर मेरी राय से आप सहमत हो और ना भी सहमत हो तो प्रतिक्रिया दीजिएगा और निश्चित रूप से कुछ एक नया विचार लाने की कोशिश करिएगा, लेकिन इस बात को गंभीरता से सोचिएगा, एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या स्त्री को किसी रिजर्वेशन के जरिए किसी सीट कुर्सी तक पहुंचा देना कामयाबी है? इसका अर्थ क्या हुआ कि जो काम वो कर रही है वो नाकामयाब काम है क्या? क्या वो नीचा काम है क्या? क्या घर का निर्माण एक पुरुष कर सकता है? क्या मैं कर सकता हूं? क्या आप पुरुष कर सकते हैं? कतई नहीं कर सकते। एक बच्चे की पोटी को आप 2 दिन साफ नहीं कर सकते। एक छोटे बच्चे को, महीने भर के बच्चे को, 15 दिन के बच्चे को आप गोद में 2 दिन लगातार नहीं रख पाएंगे। वो 9 महीने रखती है यार। उसकी सहनशीलता और उसका मातृत्व, उसकी आकाशीयता, उसका बड़प्पन आप और हम कभी उसको नाप नहीं सकते, तौल नहीं सकते। बौने हाथ पैर हमारे, लेकिन हमने मान लिया, हमको मना दिया गया कि ये काम तो बहुत छोटा है, बच्चे पैदा करना है। बड़ा काम तो ये है जाकर 5,000, 25,000, 50,000 रुपए की नौकरी के लिए गालियां खाना, बेईमानी करना, कपट करना, आगे पीछे होने के लिए फरेब छन कपट दम्भ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय में जीना, ये अच्छा, ये है पुरुष। तो वैसा स्त्री करे तब वो बराबरी की होगी, नहीं तो वो घर में अगर बच्चे पैदा करेगी नो इक्वल इक्वल। और इक्वल क्या होता है भाई? ऐसे बांस खड़ा करके इक्वल नहीं नापा जाता। प्रकृति कभी अपने एक पेड़ को दूसरे पेड़ की ऊंचाई से नहीं नापती है कि ये मेरा पेड़ बहुत ऊंचा है, ये पेड़ मेरा थोड़ा कम नीचा है, कभी नहीं नापती। वो पेड़ दे क्या रहा है प्रकृति को, इससे नापती है। उस पेड़ में किस तरह के फल आते हैं, और फल में भी ऐसा नहीं कि मीठे मीठे फल को मीठे मीठे से नापेगी कि यार ये मीठा फल है, ये मीठे आम देता है, ये संतरे देता है खट्टे, ये खराब है, ऐसा नहीं है। संतरे वाले का महत्व संतरा है और आम वाले का महत्व आम है। कंपैरेटिव्स भूल जाइए, इस तरह की तुलनाएं भूल जाइए, देश को बर्बादी से बचा लीजिए। ऐसी स्त्री वाले जो रिजर्वेशन से इनका विरोध कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।